सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम बात करने वाले हैं ज्ञान का, विज्ञान का, विद्या का क्या महत्व है और पुस्तकों से किस प्रकार से हम अपनी पुरानी परंपरा को और आगे बढ़ा सकते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व डालते हैं। कल के एपिसोड में हमने पुस्तकों के महत्व के विषय में थोड़ी सी बातचीत की थी कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में, सफल व्यक्ति सिनेमा बहुत अधिक नहीं देखता, टीवी बहुत अधिक नहीं देखता, एंटरटेनमेंट के जो दूसरे साधन जो दूसरे लोग करते हैं उसके पीछे, टिकटॉक के ऊपर, पबजी के पीछे नहीं भागता। जितने सफल लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, वो अपने ज्ञान के वर्धन के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए हार्ड वर्क तो करते ही करते हैं, एक बड़ा लक्ष्य भी रखते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्लानिंग भी करते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, पुस्तकों को बहुत मानते हैं। बेन जोसेफ से लेकर, मार्क जुकरबर्ग से लेकर, रतन टाटा से लेकर, बिल गेट्स से लेकर, ये सब हर महीने इनका टारगेट रहता है कि हम कम से कम एक पुस्तक जरूर पढ़ें। पुस्तकों का क्या क्या लाभ है? पुस्तक केवल हमारी मित्र नहीं है, पुस्तक केवल हमारा मानसिक विकास नहीं करती, पुस्तक केवल हमें शांति नहीं देती, केवल हमारा वैचारिक परिवर्तन ही नहीं करती, पुस्तक हमें बोलना भी सिखाती हैं। पुस्तकों के कारण हम अच्छे वक्ता भी बन पाते हैं, पुस्तक के कारण ही हमारी जानकारी बढ़ती है, पुस्तकों के कारण हम नया नया सीख पाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी शब्दावली बढ़ जाती है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, महान व्यक्तियों के विचारों का हमें पता लगता है। महान व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में रिसर्च करके, शोध करके पूरे जीवन का निचोड़ जो एक पुस्तक के रूप में देता है, हम उनकी अच्छी चीज़ों से सीख सकते हैं। उन्होंने जो गलतियां की उनसे सीख लेकर वो गलती अपने जीवन में ना दोहराएं, इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक अच्छी नींद लाने के लिए रात को यदि सोते समय 2-4 पेज भी हम पुस्तक के पढ़ते हैं तो वो अच्छी नींद लाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। पुस्तक हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, हमारी स्मरण शक्ति को और ज़्यादा बूस्ट करती है, हमें तनाव मुक्त करती है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। और पुस्तक एक प्रेरणा ऐसी देती है कि जिससे कई बार जीवन बदल जाता है। एक पुस्तक का एक पेज और कई बार तो पुस्तक का एक वाक्य भी, एक पंक्ति भी व्यक्ति का जीवन बदलने का काम करती है। तो ये पुस्तकों का महत्व होता है। पुस्तक हमारे केवल बाहरी तौर पर हमारा जागरण नहीं करती, पुस्तक कई बार हमारे अवचेतन मन को भी जगा देती है। पुस्तकों का कितना महत्व है उसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, खुदीराम बोस से लेकर, प्रफुल्ल चाकी से लेकर, लोकमान्य तिलक से लेकर, वीर सावरकर से लेकर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर, भगत सिंह से लेकर, सब ने पुस्तकों का महत्व समझा, पुस्तकों के महत्व को जाना और पुस्तकों के महत्व को जानकर, पुस्तकों के महत्व को समझकर उन्होंने अपना घर बेचकर, अपने जेवर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपना मकान गिरवी रखकर उन्होंने पुस्तकें छपवाई। देखिए, पहले ज्ञान परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में श्रुति परंपरा से बोलकर गुरु सिखाता था, शिष्य उसको धारण करता था, पिता सिखाता था, बेटा उसको धारण करता था, बेटे उसके बेटे को सिखाता था। इस पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान परंपरा का ट्रांसफॉर्मेशन होता था, ट्रांसफर होता था। लेकिन बाद में जब ताड़पत्र आए, भोजपत्र आए, तो मोर के पंख से ताड़पत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर लिखा जाने लगा। लेकिन वो ज्ञान विज्ञान भी सीमित लोगों तक पहुंच पाता था। ताड़पत्र की एक पांडुलिपि बनाई जाती थी, फिर उसकी कॉपी करने वाले उसके 5, 10, 15, 20, 50 कॉपी उसकी की जाती थी। तो ज्ञान कुछ लोगों तक रहता था। ज्ञान सर्वसाधारण में, जनमानस में, एक मास में नहीं जा पाता था। उसके बाद 600-700 साल पहले फिर बांस को लेकर, घास को लेकर, सन को लेकर, कुछ वनस्पतियों को मिलाकर कागज बनाया गया। कागज के ऊपर लेखन का कार्य हुआ, लेकिन कागज के ऊपर भी लेखन हाथ से करना पड़ता था। ताड़पत्र को सीधा करना, भोजपत्र को, ताड़पत्र को, फिर उसको हैंडल करना, उसको बार बार खोलना बंद करना, वो बड़ा मुश्किल था। कागज आने के बाद भी कागज के ऊपर हाथ से लिखा जाता था। उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में
लकड़ी के खांचे बनाए गए, लकड़ी के खांचों से प्रिंट करके कुछ उसके अंदर कुरेद कर उसके अंदर शाई भरकर उसको बार बार उसको प्रिंट किया जाता था, जैसे कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग चलती है उस प्रकार से। उसके बाद फिर साइक्लोस्टाइल आई कि एक खांचे के ऊपर कुछ अक्षरों को सेट कर दिया जाता था, उसी खांचे से बार बार उसको प्रिंट कर लिया जाता था। उसके बाद फिर पुस्तक छापने की प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पहले उतनी अच्छी, उतनी उन्नत नहीं थी। उस प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के लिए, प्रिंटिंग की मशीन के लिए क्रांतिकारी अपना सब कुछ दांव के ऊपर लगाते थे। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि भारत के क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकें छापते हैं, पत्रक छापते हैं, विचारों के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, प्रिंटिंग मशीन का लाभ लेते हैं, उसके सहयोग से वो विचारों को आगे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने प्रेस एक्ट बनाया। प्रिंटिंग प्रेस के अलग अलग एक्ट बनाए गए कि कोई भी व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी, उसके इक्विपमेंट वो खरीद नहीं सकता, खरीद कर लगा नहीं सकता। लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर समय समय के ऊपर उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसकी जांच होगी। तो तरह तरह के कानून लगाए गए। मतलब क्या है कि पुस्तकों का प्रभाव इतना ज्यादा रहा है कि हर सरकार उससे घबराती रही है। मैं आजाद भारत की बात करूं तो आजाद भारत में भी जब इमरजेंसी लगाई गई तो उस इमरजेंसी के दौरान भी सबसे पहले समाचार पत्रों को, पुस्तकों को स्क्रीनिंग किया गया, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनके ऊपर रोक लगाई गई। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार में विचारों का प्रभाव सबसे अधिक छपाई के माध्यम से, प्रिंटिंग के माध्यम से होता है। तो उसके लिए यह सब किया गया। तो प्रिंटिंग का महत्व कितना है, भगत सिंह के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, वीर सावरकर के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, लोकमान्य तिलक के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। तो ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन, विद्या का ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान और विद्या को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना, हस्तांतरित करना, इसके लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, पुस्तकों का बहुत बड़ा विज्ञान रहा है। और अपने भारत में विद्या को, ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सब दानों में विद्या का दान सबसे अच्छा माना गया है। पुराने जमाने में विद्या का दान गुरु 10, 20, 50 विद्यार्थियों को अपने मुंह से बोलकर, सिखाकर, करके दिखाकर करता था। बाद में कालांतर में वो विद्या का दान पुस्तकों के माध्यम से भी किया जाने लगा। तो इस विद्या के दान के महत्व को समझते हुए पतंजलि ने अपनी प्राचीन विद्या, योग की विद्या, आयुर्वेद की विद्या, और योग आयुर्वेद के साथ साथ अपना प्राचीन जितना ज्ञान विज्ञान है, संस्कृत भाषा की विद्या, व्याकरण की विद्या, जो पुराने हमारे पूर्वजों ने रिसर्च की, शोध की, उसकी विद्या को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक विद्या का दान देने के लिए दिव्य प्रकाशन की स्थापना की गई है। विद्या के बारे में ये कहा गया है हमारे नीति शास्त्रों में कि रूपवान हो कोई व्यक्ति, यौवनवान हो, धनवान हो, चाहे कितने भी अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यदि उसके पास विद्या नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो वैसे ही है जैसे बिना सुगंध के केसुड़े का फूल होता है, उसकी कहीं भी शोभा नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे रत्न पहन ले, मणि पहन ले, हीरे पहन ले, जवाहरात पहन ले, सोने चांदी का मुकुट पहन ले, यदि वो विद्वानों की सभा में जाता है और उस सभा में यदि उसके पास विद्या नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होता है। मतलब क्या है कि भारत के अंदर ये परंपरा रही है कि भारत के अंदर ज्ञान का सम्मान होता है, विद्या का सम्मान होता है। भारत में कभी भी धन को सम्मानित नहीं किया गया, कभी भी वैभव को, संपन्नता को, संपत्ति को सम्मान नहीं दिया गया, उसको कभी भी महत्व की बात नहीं माना गया। हमारे नीति शास्त्रों में यह कहा कि ये जो धन है, ये जो हीरे जवाहरात मोती का, सोने चांदी का धन है, ये नष्ट होने वाला धन है, ये कभी भी जा सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन विद्या का धन ऐसा धन है जो प्रलय हो जाए, मतलब सारा संसार भी नष्ट होने को आ जाए, तो भी वो ज्ञान, वो विद्या नष्ट नहीं हो सकती। तो ये कहा जाता है। अपने यहाँ विद्या के बारे में और क्या कहा जाता है? विद्या के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में विद्या का मतलब यह है कि विद्या अनुपम कृति है। विद्या भाग्य का नाश हो जाए तो विद्या आश्रय देती है कि कहीं सब कुछ खत्म हो जाए, कोई बाढ़ भूकंप आ जाए और व्यक्ति के पास कोई विद्या है, मान लीजिए किसी के पास आयुर्वेद की विद्या है, कोई आज डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, उसके पास अपनी विद्या है, उसका आप सब कुछ ले लीजिए, वो किसी दूसरे शहर में जाएगा तो दोबारा से बहुत अमीर व्यक्ति बन सकता है, दोबारा से अपने काम को ठीक से चला सकता है, क्योंकि उसके पास चिकित्सा की विद्या है, उसके पास और कोई विद्या है। तो वो कहते हैं कि हमारे नीति शास्त्रों में कहा गया कि विद्या भाग्य का नाश होने के बाद भी आश्रय देने का काम करती है। वो कहते हैं विद्या तो कामधेनु की तरह है, विद्या तो वो, इसलिए सारी चीजों को छोड़कर हमें विद्या को, ज्ञान को सीखना चाहते हैं। आगे ये कहा गया कि विद्या वो है जिसको चोर ले नहीं सकते,
विद्या वो है जिसको पिता की संपत्ति भाइयों में बंट सकती है, लेकिन विद्या को भाइयों के बीच में बांटा भी नहीं जा सकता। विद्या वो है जिसका यदि बार बार अभ्यास किया जाए तो कम नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। विद्या को दूसरों को दान दे तो पुण्य मिलता है, सम्मान मिलता है, और वो खुद खत्म नहीं होती बल्कि वो मल्टीप्लाई होकर और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रलय के काल में भी जिसका विनाश नहीं होता उसको विद्या कहा जाता है, और इसको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे धनवान द्रव्य के रूप में, संपत्ति के रूप में भारत में माना गया है। ये कहा गया कि विद्या मां की तरह रक्षा करने का काम करती है, पिता की तरह हित करने का काम करती है, पत्नी की तरह अर्धांगिनी बनकर, सहयोगी बनकर दुख दूर करने का काम करती है। विद्या को कल्प वृक्ष तक कहा गया है, विद्या को गुप्त धन कहा गया है, विद्या को यश देने वाला कहा गया है, विद्या को सुख देने वाला कहा गया है, विद्या को गुरुओं का गुरु कहा गया है। यह कहा गया कि विदेश में जहां कोई भाई बंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर भी विद्या सबसे अधिक हित करने का काम करती है। और यह कहा गया है कि राजाओं की में भी विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है, और विद्या के बारे में यह कहा गया है कि यदि कोई विद्या विहीन है तो वो पशु के समान है, उसको मानव माना ही नहीं गया। अपने यहां मानव केवल उसको नहीं कहा गया जिसके 2 हाथ और 2 पैर हैं, मानव उसको माना गया जो जिसके अंदर कुछ विद्या है, जिसके अंदर कुछ ज्ञान है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उसको पशु से अलग करती है। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल खाना खाता है, केवल पानी पीता है, केवल शौच के लिए जाता है, केवल संतान पैदा करता है, केवल खुद के लिए घर बनाता है, तो उसका जीवन तो वैसे ही है जैसे कीड़े मकोड़े का है, जैसे किसी पशु पक्षी का है। तो उसको कोई जीवन नहीं माना गया, उसको कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन माना गया है। तो ये जो विद्या का दान है, ये विद्या के दान को घर घर तक पहुंचाने के लिए पतंजलि ने दिव्य प्रकाशन की स्थापना की है, ताकि ऋषियों की ये विद्या, ऋषियों का ये ज्ञान, ऋषियों का ये विज्ञान घर घर तक पहुंचे। और पुस्तकों के बारे में ये कहा जाता है, हम बात करेंगे आज के दिव्य प्रकाशन में कौन कौन सी पुस्तकें छापी जाती हैं, कि पुस्तकें वो चीज है जो अमर रहती है। व्यक्ति मर सकता है, लेखक मर सकता है, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से उसके विचार अमर रहते हैं। तो पतंजलि ने भी यही संकल्प लिया है कि पतंजलि योगपीठ बना हुआ है, पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस ज्ञान विज्ञान को आगे और 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक लेकर जाना है। तो हमारे पूर्वजों ने जो रिसर्च की, उस रिसर्च को आज की आधुनिक भाषा में, आधुनिक शब्दावली में उस ज्ञान विज्ञान को हमें आज भी पहुंचाना है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना है। तो पुस्तकें अमर होती हैं, पुस्तकें कभी मरती नहीं हैं। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, पुस्तकें हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करती हैं, पुस्तकें हमारे दृष्टिकोण के अंदर वैचारिक बदलाव लाने का काम करती हैं, पुस्तकें मुसीबत के अंदर मार्ग दिखाने का काम करती हैं। ऐसे हजारों लोगों की जीवनी रही है जिन्होंने पुस्तक पढ़ी, और पुस्तकों में भी हम यदि बात करें तो गीता जैसी पुस्तक जो लाखों लोगों के जीवन को बदलने का काम करती है, उनको उत्साह देने का काम करती है, दृष्टिकोण बदलती है, विचार देती है, मुसीबत के अंदर रास्ता दिखाती है, अंधकार में दीपक की तरह, लाइट हाउस की तरह काम करने का काम पुस्तकें करती हैं। और पुस्तकें हम अपने अकेलेपन में हैं तो हमारा मनोरंजन करने का भी काम करती हैं, हमें नशों से बचाती हैं, हमारी ज्ञान की भूख को मिटाती हैं। पुस्तकें हमें के कारण हमें नींद अच्छी आती है, इसकी हम बातचीत कर चुकी हैं। तो यदि संक्षेप में कहा जाए तो पुस्तकें इस संसार में हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। अब आप कहें जी आज गूगल का जमाना है, हमें पुस्तकों की जरूरत क्या है, हम पुस्तकें ही क्यों पढ़ें जब सारी जानकारी हमें मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है, सारी जानकारी हमें कंप्यूटर के ऊपर उपलब्ध है। गूगल के ऊपर हम एक शब्द डालते हैं, एक कीवर्ड डालते हैं तो 2.5 सेकंड के अंदर 2 लाख 2.5 लाख रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो आज हमें पुस्तकों की क्या जरूरत है। देखिए, पुस्तक पहले कागज के रूप में थी, आज ई पुस्तक के रूप में भी पुस्तकें आ चुकी हैं। पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, और पतंजलि योगपीठ के अंदर भी लगभग 4 लाख पांडुलिपि के पेज को डिजिटल किया गया है ताकि उसको आगे ट्रांसफर किया जा सके। जैसे एक पांडुलिपि आज एक है, वो पांडुलिपि जो 500 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, उसको यदि बार बार 10 लोग उल्टेंगे पलटेंगे तो वो टूट जाएगी, वो खराब हो जाएगी। उसको तो प्रिजर्व करने की जरूरत है, उसको बार बार देखना है, उसके ऊपर शोध करना है, तो उसकी डिजिटल इमेज बना ली जाए। तो ये पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने का काम भी पतंजलि योगपीठ द्वारा हो रहा है, ताकि देश विदेश में, अभी देखिए हमारे घर में हमारे किसी पूर्वजों की कोई पांडुलिपि हमारे पास है
तो हम उसको संभाल कर तो रख सकते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, लेकिन उसकी भाषा को हम नहीं समझ सकते, वो किस विषय में है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, उसके अंदर क्या क्या संशोधन की आवश्यकता है, आज वो हमारी क्या हेल्प कर सकती है और आगे हम इस ज्ञान विज्ञान को कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इस ज्ञान विज्ञान को संरक्षित करने के लिए हमारा एक विभाग परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में काम कर रहा है, जिस विभाग का काम केवल यही है कि वो पूरे देश में भ्रमण करता रहता है और भ्रमण करते हुए जहां से जो पांडुलिपि मिलती हैं उन पांडुलिपियों को आधुनिक विज्ञान की मदद से, केमिकल की मदद से, केमिस्ट्री की मदद से उसको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है, उसको डिजिटलाइज किया जाता है, डिजिटलाइज करके उसको सर्वर में सेव किया जाता है। उसके बाद यथा योग्य उसके विद्वान जो पूरे देश व दुनिया में कहीं हैं, उस भाषा के, उस पांडुलिपि के क्षेत्र के उन विद्वानों के साथ मंथन करके, चिंतन करके, उन पांडुलिपियों को शुद्ध करके, उसका शोधन करके आज की भाषा में, उसका आज की परिस्थिति में, आज के देश काल में उसका क्या प्रयोग हो सकता है, उसके लिए फिर उसको शोध करके उसके ऊपर रिसर्च पेपर छापे जाते हैं, उसके ऊपर शोध करके फार्मूला तैयार करके उसके ऊपर दवाइयां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर शोध करके उसके पुस्तकें छापी जाती हैं और पुस्तकें छापकर इस उद्देश्य के साथ कि वो पांडुलिपि हर व्यक्ति की पहुंच में आज नहीं है, वो ज्ञान विज्ञान हमारा नष्ट कर दिया गया है, उस ज्ञान विज्ञान को दोबारा लोगों तक पहुंचाना है। तो जो काम सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारों की प्रायोरिटी कुछ और होती है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, सरकार के पास दृष्टि भी नहीं है, सरकार के पास गौरव का भाव भी नहीं है, सरकारी अधिकारियों में भी कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन अधिकतर अधिकारी, जैसे आज कोई मित्र मुझे बता रहा था कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर जाकर शिक्षक के रूप में पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बिना कुछ किए अच्छे शिक्षक भी हैं, उन अच्छे शिक्षकों के कारण ही देश चल रहा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन एक कुछ मात्रा में ऐसा भी वर्ग है जो ये मानता है कि सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी टीचर मन बन गए तो अब कुछ पढ़ाने से मतलब नहीं है, अब तो जाकर कक्षा में सोएंगे, बहुत जरूरी होगा तो जाएंगे, और पढ़ाने लिखाने की तो कोई जिम्मेदारी हमारी है नहीं। तो विभागों के अंदर सरकारों को जो काम करना चाहिए उनमें अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है, वंदन है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो सरकारी स्तर पर यदि कोई डिपार्टमेंट, कोई पांडुलिपि, कोई पुरानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की चीज हो, उसका संरक्षण करने की उतनी चेष्टा नहीं करते। और उनको यदि कोई बाहर से ऑफर मिल जाए तो देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो देश की पुरातत्व की चीजों का महत्व नहीं समझता, और उनको यदि कुछ रुपए मिलें तो उन कुछ रुपयों में वो विदेशी लोगों के हाथों में बेच भी दिया जाता है। लंदन के अंदर हम देखते हैं तो लंदन के अंदर ऐसे बहुत से म्यूजियम हैं, आर्काइव्स हैं, जहां भारत की हजारों की संख्या में पांडुलिपियां ले जाकर वहां पर बनाई गई हैं। लंदन में ऐसे बोटनिकल गार्डन है जिसके अंदर भारत से ले जाकर पेड़ लगाए गए हैं, जो पेड़ वहां लग नहीं सकते उसके लिए ग्लास हाउस विशेष रूप से बनाए गए हैं। लंदन का जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में अपने यहाँ की 16वीं 17वीं शताब्दी की तलवार से लेकर पत्थर की मूर्तियों से लेकर ज्ञान विज्ञान का बहुत सा खजाना ऐसा है जो भारत के बाहर जा चुका है। तो जो भारत के अंदर अभी जो आज खजाना बचा हुआ है वो भी हमारी इग्नोरेंस के कारण नष्ट हो रहा है। तो उन पांडुलिपियों के संरक्षण का, उनके संवर्धन का, और उनको आज हम कैसे आम जनमानस में लाभकारी रूप से पहुंचा सकते हैं, उसका काम भी पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा रहा है। उसकी जो कुछ पुस्तकें हैं जो छापी गई हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, पांडुलिपियों की जो छापी गई हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो किताबें संवाद का बहुत अच्छा माध्यम है। किताबें ऐसी हैं, गूगल के दौर में यदि हम गूगल करते हैं तो गूगल, हमने कोई एक कीवर्ड डाला तो उस एक कीवर्ड के 2 से 2.5 सेकंड के अंदर 2.5 लाख रिजल्ट आते हैं, 3 लाख रिजल्ट आते हैं, 2 लाख रिजल्ट आते हैं 2 सेकंड के अंदर, 2.5 सेकंड के अंदर। और गूगल लिखता भी है कि 0.00 इतने सेकंड के ऊपर इतने रिजल्ट आपके सामने हैं। तो इस सूचनाओं के महासागर में ठीक क्या है, गलत क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। गूगल के ऊपर कोई जानकारी हम लेना चाहें लेकिन वो जानकारी ठीक है या गलत है, इसका सोर्स हमें पता नहीं लग पाता। तो ज्यादा जानकारी होना ना जानकारी होने के बराबर ही है, बल्कि उससे खतरनाक है, क्योंकि शुद्ध जानकारी नहीं है। तो हमें गूगल के ऊपर जानकारी तो मिलेगी लेकिन वो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, अध कचरा जानकारी मिलेगी। उस जानकारी के अंदर से हम अपनी काम की जानकारी नहीं निकाल पाते। तो आज भी पुस्तकों की प्रासंगिकता है,
गूगल के ऊपर हम पुस्तक नहीं पढ़ सकते। जब हम पुस्तक पकड़ते हैं तो उसकी एक अलग से फील होती है। पुस्तक पढ़ते हैं तो हम और केवल पुस्तक होते हैं। जब हम कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर होते हैं तो गूगल के ऊपर केवल पुस्तक हमारे बीच में नहीं होती, कोई एडवर्टाइजमेंट बीच में आ जाता है। हम गूगल के ऊपर पुस्तक पढ़ने बैठे तो पुस्तक नहीं पढ़ते। हम में से बहुत से युवा टिकटॉक के ऊपर चले जाते हैं, फेसबुक के ऊपर चले जाते हैं, कुछ और एंटरटेनमेंट के साधनों के ऊपर चले जाते हैं, तो कंसंट्रेट होकर हमें ज्ञान नहीं मिल पाता। इसका एग्जांपल मैं एक आपके सामने रखता हूं कि पुस्तकों का क्या महत्व है। पुराने जमाने में जब आप बचपन में थे 20 साल पहले, तो आप कोई साल में एक बार कोई पुस्तक पढ़ते थे, कोई सीरियल देखते थे, आपको आपके दादा, आपके नाना, आपके परिवार में कोई कुछ कहानी सुनाते थे, कोई कुछ पहेली आपसे पूछते थे, या कुछ आपको कोई चुटकुला सुनाते थे, कुछ आपको ज्ञान की बात बताते थे, तो वो अवचेतन में उतरती थी और उसी बात को आप अगले दिन या 6 महीने बाद उसको दोहरा देते थे। आज यदि आप व्हाट्सएप के ऊपर खूब ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें आती हैं, गीता के श्लोक भी आते हैं, जोक्स भी आते हैं, खूब जानकारियां भी आती हैं, खूब आप YouTube के ऊपर वीडियो भी देखते हैं। आज यदि कोई कहे कि आपने जो कल वीडियो देखा था उसके डायलॉग्स आप सुना दीजिए, आप कोई 10 चुटकुले सामने खड़े होकर आप सुना दीजिए, तो मैं दावा करता हूं 100 में से 99 व्यक्ति जो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कुछ जानकारी पढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो मोबाइल की स्क्रीन की और गूगल की और कंप्यूटर की स्क्रीन की जो जानकारी है वो बहुत सतही जानकारी है, वो ज्ञान विज्ञान की जानकारी नहीं है, हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो हमारे अवचेतन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती। तो उस जानकारी के लिए जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो केवल हम और पुस्तक होते हैं। तो पुस्तकों की प्रासंगिकता गूगल के इस युग में भी है और आज ज्यादा है, क्योंकि आज हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो सही जानकारी नहीं आ रही। तो हमें जो अच्छे प्रकाशन हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, उनका एक संग्रह आज के युग में तो और आवश्यक है, क्योंकि आज जैसे बच्चे अब मोबाइल के ऊपर कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। हमारे जमाने में मुझे ध्यान है कि जब हम तीसरी, चौथी, 5वीं में थे तो कैलकुलेटर तो आ गया था, लेकिन माता पिता कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि कैलकुलेटर का यदि गुणा करने में प्रयोग करोगे, जोड़ भाग प्रयोग करने में प्रयोग करेंगे तो दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा। अब उस समय हमें यह समझ नहीं आता था कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेटर में 2 उंगलियां मारी तो इसमें दिमाग के ऊपर कहां फर्क पड़ेगा। लेकिन आज जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग अपने दिमाग के जो गणितीय कैलकुलेशन करता है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन करता है, यदि वो उस पजल्स को सॉल्व नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं करते, तो उस हिस्से के अंदर जो न्यूरॉन्स के अंदर जो आपस में कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद हो जाता है, डेड हो जाता है, वो हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता। तो जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का डेवलपमेंट भी होता है, हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, विवेकशीलता हमारी बढ़ती है, हमारे अंदर धैर्य बढ़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और पुस्तकों के बारे में तो ये कहा गया है, अल्जाइमर के रोगियों के ऊपर शोध किया गया तो ये पाया गया कि जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं उनके अंदर अल्जाइमर नाम की दिमागी बीमारी होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। ये पुस्तकों का महत्व है, इतना महत्व पुस्तकों का होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गूगल के इस दुनिया में भी पुस्तकें बहुत जरूरी हैं, पुस्तकों का इतना महत्व है। पुस्तकें मौन क्रांति करने का काम करती हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, एक अनुपम मिश्रा हुए हैं, पर्यावरणविद हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आज भी खड़े हैं तालाब, पानी के ऊपर पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, गूगल के ऊपर आपको फ्री में मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पर मत पढ़िए, उस पुस्तक को PDF को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए उसका, और फिर उसकी प्रिंटिंग को स्टेपल करके पुस्तक बनाकर आप उसको पढ़िए। उसकी पुस्तक भी आपको मिल जाएगी, कहीं भी आप अमेजन के ऊपर सर्च करेंगे, कहीं भी आप सर्च करेंगे, किसी स्वदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो उस पुस्तक ने क्रांति करने का काम किया कि तालाबों का क्या महत्व है। वो एक पुस्तक जो 100-125 पन्ने की पुस्तक है वो करके दिखाया है। मैंने 1857 के स्वातंत्र्य समर की पिछले एपिसोड में बात की थी कि उसका महत्व कितना है। एक पुस्तक रेगिस्तान की रजत बूंदे, कि हमारे राजस्थान में कैसे लोग पानी को बचाते थे, पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखते थे, एक एक बूंद को बचाकर। वो हिस्से जहां केवल कुछ सेंटीमीटर बारिश होती थी, वो भी पूरे साल अपना, अपने पशुओं का और अपनी सारी खेती का
अपने स्वावलंबन का गुजारा कर लेते थे। कोई हाइड्रोलिक पंप नहीं लगे होते थे, कोई पानी की लाइन नहीं होती थी, कोई गाड़ियों के अंदर, ट्रेन के अंदर टैंकर नहीं जाते थे। रेगिस्तान की रजत बूंदें नाम से जो पुराने जमाने की हमारी पानी की बचाने की और पानी को कैसे प्रिजर्व करके प्रयोग किया जा सके देसी तरीकों से, उसकी एक पुस्तक लिखी गई। वो पुस्तक मोरक्को नाम के देश में किसी व्यक्ति के पास पहुंची, हिंदी से उसका विदेशी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ, और मोरक्को नाम का वो देश जो अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता था पश्चिम की, और वो देश उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने देश के लोगों के, रेगिस्तान के लोगों का पलायन नहीं रोक पा रहा था। उस एक पुस्तक ने मौन क्रांति करने का काम किया। उस एक पुस्तक के कारण उस मोरक्को नाम के देश में हजारों लोगों ने पानी बचाने के वो तरीके जो भारत के राजस्थान में अपनाए जाते थे, उन तरीकों को अपनाया, और उस एक पुस्तक के कारण उस देश के लाखों परिवारों का जीवन बचा, लाखों परिवारों का पलायन बचा। जो पश्चिम की टेक्नोलॉजी की कैसे सरवाइव किया जाए कम पानी में, तो वो टेक्नोलॉजी जहां पर फेल हुई, वहां पर एक पुस्तक के कुछ विचारों ने, कोई सद्भावना सम्मेलन नहीं हुआ, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं हुई, किसी बड़े इंजीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां के लोगों ने जनमानस के अंदर वहां की भाषा में वो पुस्तक बंटवाई, और उस पुस्तक ने क्रांति करने का काम किया। तो पुस्तकें क्रांति करती हैं, मौन क्रांति करती हैं। देखिए, क्रांति दो ही चीजों से होती है, या तो तलवार से होती है या कलम से होती है, और कलम का प्रतीक यदि कोई है तो वो पुस्तक है। पुस्तक क्रांति करने का काम करती है। आपके घर में यदि योग की क्रांति करनी है, आयुर्वेद की क्रांति करनी है, वैदिक संस्कृति की क्रांति करनी है, भारतीयता की क्रांति करनी है, स्वदेशी की क्रांति करनी है, तो पुस्तकों की नितांत आवश्यकता है। तो आप अपने घर में दिव्य प्रकाशन की पुस्तकें जरूर रखें, और केवल दिव्य प्रकाशन की नहीं, जो दूसरी भी देश की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनको आपको जरूर रखना है। पुस्तकें पढ़ेंगे, पुस्तकें रखेंगे तो आप पढ़ेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। वो जब महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों की प्रेरणाएं पढ़ेंगे तो एक नया परिवर्तन उन सब के अंदर आने वाला है। आज के एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूं, और कल के एपिसोड से अब हम चर्चा करने वाले हैं कि दिव्य प्रकाशन की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, हम किस प्रकार से उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम को प्रतिदिन 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक वैदिक चैनल के ऊपर आप इसको देखते रहिए। फेसबुक के ऊपर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, और वैदिक चैनल के लिंक को, इस कार्यक्रम को देखते हुए आप टीवी की फोटो लेकर व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि वैदिक चैनल के ऊपर, गीता के ऊपर, वेद के ऊपर, दर्शन के ऊपर, उपनिषद के ऊपर ये कार्यक्रम आते हैं, इनको आप देखिए। तो वैदिक चैनल के माध्यम से भी ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। और आस्था की ऐप आप एंड्रॉइड के स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आस्था की उस ऐप के ऊपर भी ये सारे कार्यक्रम आप जब चाहें तब दोबारा देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।